अभी हमने जब कभी जिंदगी में आपने डेप्रिसिएशन किसी भी साल की फाइंड करनी हो, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, हम लिख लेते हैं दिसंबर 25। आपने सिर्फ 3 बातें देखनी है, मेथड जो मर्जी हो, आपने 3 बातें देखनी है। क्या आपके पास कोई ऐसे एसेट्स मौजूद हैं जो इस साल से पहले के, और उसके साथ जो डेट होगी वो भी स्टार्टिंग डेट लिखेगी। फिर अगली बात, जितने भी एसेट्स आपने बेचे हैं वो माइनस कर दे। इसको माइनस नहीं कर रहे, बेसिकली ब्रॉड ऑन और डिस्पोजल को अलग कर रहे हैं। जो आपने एसेट्स पहले का खरीदा हुआ है वो ब्रॉड ऑन के अंदर होगा, और अब बेच रहे हैं तो उसको अलग कर दो। अलग कैसे करेंगे? ब्रॉड ऑन से माइनस करके नीचे लिख देंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये लिखना जरूरी नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए बताते हैं ना कि ये ब्रॉड ऑन से डिस्पोजल माइनस कर, नहीं लिखना जरूरी नहीं है। लिख दे तो अच्छा है, नहीं लिखते हो तो कोई मसला नहीं। तो आपने ब्रॉड ऑन और डिस्पोजल को अलग अलग कर दिया। फिर उसके बाद आपने देखना है उस करंट ईयर के अंदर आपने खरीदे कौन कौन से एसेट, उसको किस नाम से लिख लेंगे? एडिशन के नाम से। तो ये 3 स्टेप है डेप्रिसिएशन में किसी भी मेथड से। ब्रॉड ऑन और डिस्पोजल का डिफरेंस, मतलब ब्रॉड ऑन और डिस्पोजल को अलग करना है। फिर एडिशन को, मतलब 3 तरह की कैटेगरीज को अलग अलग डेप्रिशिएट करना। ब्रॉड ऑन अलग, डिस्पोजल अलग और एडिशन। अगर कभी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको लगे ब्रॉड ऑन के अंदर डिस्पोजल नहीं है शामिल, तो क्या फिर भी माइनस करेंगे? उसके अंदर है ही नहीं तो माइनस क्यों कर रहे हो? बेसिकली हमने अलग करना है ना, अलग तब करते हैं कि उसके अंदर है। अगर उसमें डिस्पोजल की वैल्यू है ही नहीं, एक दफा ऐसा सवाल भी पेपर में आया, ठीक है, तो ये रट्टा नहीं लगाना, समझना है। हम पहले इस दोनों स्टेप का क्या मतलब है, ब्रॉड ऑन और डिस्पोजल को अलग किया, एडिशन पहले से सेपरेट होता है, वो तो अब खरीदा है, मल्टीप्लाइड बाय रेट, और इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय, फिर इसका मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर। ये है डेप्रिसिएशन लेने का तरीका। मैंने ये नहीं बताया कौन सा मेथड, हर तरह का मेथड डेप्रिसिएशन ऐसे ले। दूसरा, एंट्रीज की बात करने जा रहा हूं। जब भी कभी कोई एसेट खरीदोगे, जब कभी भी कोई एसेट खरीदोगे, एंट्री पास करनी है पीपीई डेबिट, कैश या बैंक। अब अगर तो उसने एसेट का नाम बता दिया तो नाम लिख सकते हो, वरना पीपीई लिखो, ठीक होगी बात। फिर अगर आप एसेट बेचोगे, इसके पास आपके पास एक कंपाउंड एंट्री भी है और आपके पास 4 एंट्रीज भी है, दोनों पता होना चाहिए। 4 एंट्रीज लेजर वेरिफिकेशन के लिए और एक एंट्री अपने क्वेश्चन की एफिशिएंसी बनाने के लिए कि सवाल जल्दी हो। जब भी एसेट बेचोगे, देखिए आप प्रैक्टिकली सोचो, जब मैंने एसेट बेचा, सोचा मेरे पास कैश आया, डेबिट होगा क्रेडिट? उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करना है या बनाना है? एसेट बेच दिया तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी खत्म करनी है, तो डेबिट। अगर लॉस होगा तो डेबिट, गेन होगा तो क्रेडिट। और उस एसेट को डेबिट करे या क्रेडिट जो बेच दिया है? क्रेडिट। तो रट्टा लगाने की बजाय हम कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं एसेट बेचूंगा, उससे जो कैश आएगा मैं डेबिट कर दूंगा, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं एलिमिनेट कर दूंगा, उसके ऊपर जो कॉस्ट आई थी वो क्रेडिट कर दूंगा, जो डिफरेंस आएगा वो मैं एसपीएल के नाम से लिख दूंगा, डेबिट साइड पर आए या क्रेडिट साइड पर आए, क्योंकि एसपीएल दोनों को शो कर रहा है। अगर डेबिट साइड पर आएगा तो लॉस होगा, अगर क्रेडिट साइड पर आएगा तो गेन।
अब रट्टा लगाने के साथ साथ जरा एक वैसे देखें कि अगर मेरे पास कैश आ गया 3000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 2000, एसेट था मेरा 7000 का, बल्कि कर लो 6000 का, एसेट था 6000 का, लॉस कितना आ गया 1000। ये तो हम रट्टा लगाते हैं। अगर प्रैक्टिकल सोचें, मैंने एक 6000 का एसेट खरीदा था, कितने का खरीदा था 6000, उसका 2000 का खुद इस्तेमाल कर लिया, मतलब बाकी 4000 का वो रहता था, उसको मैंने 3000 का बेच दिया, मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो वो मेरा नुकसान है। मतलब जो मेरा 6000 का एसेट था वो किस किस तरह से 2000 का इस्तेमाल हुआ, 3000 का बिका और 1000 उसके ऊपर, ये 6000 कंप्लीट हो गया, ये ऑडिट हो गया, इसका पता चल गया ये 6000 किधर गया, 6000 वाला एसेट किधर किधर पूरा हो रहा है। एक वो कैश बुक में जा रहा होगा, एक वो एक्यूमुलेटेड ऑप्शन की डेबिट साइड पर जा रहा होगा, एक वो डिस्पोजल की डेबिट साइड पर जा रहा होगा। ठीक होगी बात? डिस्पोजल में जाकर वो डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा होता है, एसपीएल डेबिट हो रहा होता है। ये है, मैंने अभी भी नहीं कहा। आप बोलोगे सर किस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ, मेथड की तो बात ही नहीं हो रही। मेथड की वजह से सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, एंट्री चेंज नहीं होती। उसके बाद हम चले गए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की एंट्री, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये वो जो हम साल में वर्किंग करते हैं ना, वहां से जो डेप्रिसिएशन फाइंड होती है, ये उसकी एंट्री। उसके बाद अगर हम जाएं कि लेजर्स वाली साइड पे, कॉस्ट अकाउंट पीपीई का अकाउंट होता है, इसमें ब्रॉड डाउन हमेशा डेबिट। अगर आपको लगता है कि एसेट्स बिजनेस में आ रहे हैं या एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट। ये जरूरी नहीं है कि वो कोई एक वजह हो, कई वजह हो सकती है, आगे आप पढ़ेंगे। आप अगर एसेट की वैल्यू, एसेट्स के बैलेंस कम हो रहा है हमारी बुक्स के अंदर, तो डिस्पोजल फिलहाल के लिए, एसेट खरीदेंगे तो डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट, बस। अब आप कहेंगे ये जो आंसर आता है कैरी डाउन, इसका मतलब होता है इतने एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब खुद देखिए, मेरे पास 100 रुपए के पहले से एसेट्स हैं, 300 के मैंने और खरीद लिए, टोटल कितने हो गए 50 मैंने बेच दिए 50 का, मेरे पास बाकी कितने बच गए 30.5। ये प्रैक्टिकल काम है। अल्टीमेटली हर बंदा आप में से कोई ना कोई अकाउंटिंग कर रहा होता है, बस ऑरल कर रहे होते हैं, हम लिखते नहीं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज दैट आपको जो घर से खर्च मिलता है, सपोज दैट 500 रुपया मिला, आपका 400 रुपया खर्च हो गया, तो इसका मतलब है आपका बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, अगले दिन के लिए ये क्या कहलाता है, आपको मजीद पैसे मिल गए, 500 मिला, 600 मिला, वट एवर, एड हो गया, फिर खर्च होगा, माइनस हो जाएगा, बाकी फिर बैलेंस आ जाएगा। यही अकाउंटिंग हर जगह होती है। एसेट्स का भी तो यही है, पहले 100 के पड़े थे, 300 के खरीदे, 50 के बेच दिए, बाकी बचे कितने पड़े। पहले डेप्रिसिएशन के ब्रॉड डाउन को क्या बोलते हैं, इतना पहले यूज हो चुका था, इस साल कितना हुआ, अगर कोई बेच दिया तो उसकी जगह निकाल देंगे। तो प्रैक्टिकली ये खाते हैं, हर एक का खाता है, अपना रिकॉर्ड है, वो आपने देखना होता है, मेंटेन करना होता है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो उसका ब्रॉड डाउन किस साइड पर आता है, क्यों क्रेडिट साइड पर आता है, ये काउंट्रा एसेट है, एसेट्स का उलट है, इसलिए एसेट्स का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे होता है हमेशा, ये काउंट्रा एसेट है इसलिए क्रेडिट साइड पर। जो डेप्रिसिएशन आएगी वो मजीद ऐड कर देंगे, और जो बेचेंगे
कैरीड ऑन का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? जो मेरे पास एसेट्स मौजूद हैं उनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो बेच दिया उसकी तो डेप्रिसिएशन माइनस करते। लास्ट लेजर आप बनाते हो डिस्पोजल, ये भी फिक्स है। जो एसेट बेचते हो पीपीई या कैश कितना आया, यूज कितना हो गया, इतने का था, इतना रिजल्ट दे चुका है। अब अगर ज्यादा रिजल्ट दिया तो गेन, कम रिजल्ट दिया तो इसका कोई कैरी डाउन नहीं होता, इसका कोई कैरी डाउन नहीं। ये कल तक हमने यहां तक पढ़ लिया। आज हम चले जाते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, चंद बातें करते हैं उसकी और फिर सवाल करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसके और नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको WDV भी बोला जाता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग मेथड भी इसे बोलते हैं। मेन इसके ऊपर वाले दो नाम ही हैं जो इस्तेमाल होते हैं, बुक वैल्यू मेथड, कैरिंग अमाउंट मेथड, इसको बोला जाता है। पता रिटर्न डाउन वैल्यू किसे कहते हैं? कैरिंग अमाउंट। रिटर्न डाउन वैल्यू नेट कैरिंग अमाउंट को बोलते हैं। जिसे आप बुक वैल्यू भी कह सकते हो, उसे ही रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। लोग मोस्टली ये समझते हैं कि शायद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सिर्फ डेप्रिसिएशन का नाम है। नहीं, डेप्रिसिएशन का नाम तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो इसको WDV मेथड इसलिए कहते हैं, डेप्रिसिएशन अप्लाई WDV पर होती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को WDV इसलिए कहा जाता है कि कॉस्ट पर अप्लाई नहीं होती, वो उसकी बुक वैल्यू पर अप्लाई होती है, और उस बुक वैल्यू को क्या बोलते हैं? WDV। इसलिए उस मेथड का नाम WDV बोला जाता है। बट लोग समझते हैं कि शायद ये डेप्रिसिएशन मेथड का नाम ओरिजिनल दिया, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बट वो WDV मेथड कह सकता है। अब इसमें जो दो तीन बातें हैं जो हमने याद रखनी है। पहली बात, डेप्रिसिएशन always on cost without subtracting residual value। ये दुनिया का वाहिद मेथड है जिसके साथ ऐसा होता है बस। बाकी कोई भी मेथड है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, WDV वाहिद मेथड है जो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं होता, डायरेक्ट। नंबर 2, क्योंकि इसमें लाइफ का कोई रोल नहीं होता। इफ रेट इज नॉट गिवन, if rate of depreciation is not given in WDV method,
फिर रेट का फार्मूला लगा देते हैं। क्या रेट का फार्मूला होगा? 1 माइनस आर ओवर सी होल पावर 1 ओवर n। क्या रेट का फार्मूला है? 1 माइनस आर ओवर सी होल पावर 1 ओवर n, जिसमें आर रेजिडुअल वैल्यू को कहते हैं, सी हमारे पास आ जाता है कॉस्ट, और एन होता है लाइफ, यूजफुल लाइफ। ये जब भी आपको रेट ना गिवन हो, आप इस मेथड से रेट फाइंड कर लिया करो। उसके बाद लोग समझते हैं कि इसमें डेप्रिसिएशन कभी निल नहीं होती, तो बात बिल्कुल ठीक है। इसमें बुक वैल्यू कभी निल नहीं होती, जीरो नहीं होती। वजह, क्योंकि ये ऐसे ना वो कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहती है, ये इन्फिनिट तक चली जाती है। बट इसको डेप्रिशिएट फिर कब तक करते हैं? अब नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लाइफ का तो कोई चक्कर ही नहीं है। इसको जब तक के रेजिडुअल वैल्यू ना आ जाए, मिसाल के तौर पर आपके पास एक एसेट है, पहले हम करते हैं फिर सवाल करके फिर सही समझ लगेगी। पहले सवाल लिखते हैं, एक छोटा सवाल बिल्कुल जो जीरो लेवल का है। जब आप छोटे थे, आज से कोई 2-4 महीने पहले आपने किया था, बल्कि महीना पहले किया होगा ये तो। अच्छा, सो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक कॉस्ट है 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है ₹10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इस सवाल के अंदर वो कहता है जी 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन बताएं। तो क्या करेंगे, जब पहला साल होगा हमारा 1 लाख का, लेंगे 10%। इसमें से ये 10,000 माइनस नहीं करेंगे, हमारे पास कितनी आ जाएगी डेप्रिसिएशन? बुक वैल्यू कितनी बच जाएगी? जब दूसरे साल डेप्रिसिएशन लेने जाएंगे तो डेप्रिसिएशन हम 1 लाख पे अब नहीं लेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स होता था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फिक्स नहीं होता। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे 90,000 पे। ये 90,000, इसका नाम बुक वैल्यू भी है, इसका नाम WDV रिटर्न ऑन वैल्यू भी है, कैरिंग अमाउंट भी है। क्योंकि डेप्रिसिएशन का रेट WDV पर अप्लाई होता है, इसलिए लोग इसको WDV मेथड भी कह देते। अब 90,000 का 10% लेंगे, 9,000। आप लोग ना सब कैलकुलेटर अपने पास रखें और कैलकुलेटर से खुद कैलकुलेशन करनी है, अगर जो कैलकुलेशन करनी पड़ी। ये नहीं कि जो मैं लिखूंगा उसी को देखकर लिखना है, कैलकुलेशन साथ करें ताकि ना वो दिमाग और हाथ का कोई कनेक्शन बने। 90,000 में से 9,000 माइनस कर दिया, कितना बच गया? 81,000। जब मैं तीसरे साल की डेप्रिसिएशन लूंगा तो कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? मल्टीप्लाइड बाय 81,000 में से 8100 माइनस कर दें, 7 अब इसी तरह से वैल्यू कम होती जाएगी। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? पता नहीं कब तक चलेगा। ये जीरो नहीं हो सकती, बल्कि 0.0000 ऐसे इस लेवल का काम होता जाएगा। एग्जैक्ट जीरो शायद पता नहीं इनफिनिट लेवल पर हो। तो क्या हम फिर तब तक इस्तेमाल करते रहे? नहीं, हम इसको तब तक डेप्रिशिएट करते रहेंगे जब तक के इसकी रेजिडुअल वैल्यू ना आ जाए। इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000। हम इसको डेप्रिशिएट करते जाएंगे, कम होती जाएगी। जब उसकी बुक वैल्यू 10,000 के करीब पहुंच जाएगी
तब हम उसको डेप्रिशिएट करना बंद कर दें। हाँ, तो फिर हमें कैसे पता चला इतने साल बाद कितनी रह जाएगी, तो हमने उतने हिसाब से हम तो हमारे ना एक्सपर्ट बताते हैं जो इन चीजों में माहिर होते हैं, वो एक रिपोर्ट देते हैं कि भाई इसकी इतने साल तक चल जाएगा और इसकी फिर इतनी एक वैल्यू बाद में स्क्रैप के तौर पर बिक भी जाएगी। लेकिन ये हम आफ्टर यूजफुल लाइफ ही एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, अब जो होता है ना मेथड, जो लाइफ होगी अगर बताई होगी तो जितनी लाइफ के साथ फाइंड किया होगा ना तो उतने ही साल के बाद ये बच जाएगी। मतलब अगर हमारे पास 5 साल है ना लाइफ इसकी, तो हमने रेट भी तो उसी से फाइंड किया होगा 1 माइनस आर ओवर सी पावर 1 ओवर एन। तो फिर जब हम उसको हल करेंगे ना ठीक 5 साल बाद 10,000 के करीब करीब आंसर आ जाएगा, और ये भी हो सकता है एग्जैक्ट 10,000 आ जाए। इसका मतलब है 5 साल बाद रेजिडुअल वैल्यू आ गई, बस खत्म। कंफर्म इसलिए आएगी क्योंकि हमने फार्मूले में या अपने फार्मूला इस्तेमाल किया ना, R इज इक्वल टू 1 माइनस आर ओवर सी होल पावर 1 ओवर। आप कहेंगे सर अगर ना आई, जब आपने ये चीज फाइंड की उसी रेट से 100% वही जवाब आएगा। पता है ये कहां से फाइंड हुई ये चीज? S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर n। अब आप कहोगे सर हमें तो इस तरह से नहीं कुछ नजर आ रहा। अब S क्या चीज है? अब मुझे पता है कॉस्ट फ्यूचर वैल्यू है या रेजिडुअल वैल्यू फ्यूचर वैल्यू? और कॉस्ट प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? डेप्रिसिएशन में वैल्यू कम होती है तो माइनस, और अगर वैल्यू बढ़े तो हम प्लस लिखते हैं, ये तो हमें पता है। और आई की जगह मैंने लिख दिया और लाइफ एज इट इज। यहां से आर फाइंड करो तो ये है। तो जब अभी तो हमारे इब्तिदा है, आप लोगों को फाइनेंस की याद रहेगी, और ऐसी ऐसी जगह से फाइनेंस से हमने निकलना है कि आप लोगों के बड़े बड़े सवाल ना विद इन सेकंड हुआ करेंगे। तो अभी तो इसको अगर हल करके देख लो, देखिए आर इधर डिवाइड हो गया, 1 माइनस आर की पावर n बच गया, ये इधर n पावर इधर जाएगी, क्या हो जाएगी 1 ओवर n इज इक्वल टू 1 माइनस आर। आर को इधर लेकर आ जाओ और इस फैक्टर को दूसरे साइड पर लेकर चले। तो बेसिकली जो आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आर फाइंड करते हो, बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे होते हो। अब सिर्फ फर्क ये है कि वहां प्लस आता है क्योंकि वैल्यू बढ़ रही होती है, यहां पर माइनस आता है क्योंकि वैल्यू कम हो रही होती है। उसका लिंक कहां से बना, कैसे पता चला? यहां पर देखें, आप मुझे ये बताएं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था? 100 रुपए हमने इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10%, कितना आ गया 10 रुपए। अगली वैल्यू 110 पे लेते हैं, इसका मतलब है बुक वैल्यू के ऊपर रेट ले लेते हैं। ये भी अगली वैल्यू किसके ऊपर ले रहे थे 90। अगर ओरिजिनल अमाउंट पे लेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड और सिंपल इंटरेस्ट, और अगर WDV मेथड में जाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट। बट अभी नहीं, अभी आप छोटे हो, ठीक 2-4 दिन सब्र करो, फिर इसके बाद इसके फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, आप भी थोड़े मेच्योर हो जाओगे। 2-4 दिन में बंदा 1 घंटे में मेच्योर हो जाता है, समझ लग जाए तो समझो मेच्योरिटी आ गई। और आप लोगों की ना मेच्योरिटी अप डाउन होती रहती है, जैसे कभी आपको कोई तबलीग कर दे, आप सीरियस हो जाते, नहीं आप बहुत पढ़, थोड़े से 5 मिनट बाद पता नहीं फिर आपको क्या हो जाता है। जो चीजें पहले कहते हैं ना, जैसे हम जो चीज खाते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारा एटीट्यूड वैसा हो जाता है, हमारे ना बर्दाश्त खत्म होती जा रही है बिल्कुल ही, और हर लेवल पे। आज अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ना, तो आप क्वेश्चन के ऊपर आधा पौना घंटा लग जाए या 1.5 घंटा लग जाए, परेशान हो जाते। और हम थे कि 4-4 घंटे एक सवाल पर खपते रहते थे और फिर भी खुश होकर सोते थे कि नहीं हुआ। तो ये चीजें थोड़ी सी ना चेंज हो गई हैं, और ये सारे का ना बिहेवियर ने चेंज किया, क्योंकि अब ना मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो ऐसा एक सीन आ जाता है, कोई वीडियो आ जाती है,
कि वो फलस्तीन के बच्चे रो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगली वीडियो क्रिकेट की आ जाती है, हमारा मूड चेंज, अभी पूरी तरह दुखी भी नहीं हुए होते, अगली वीडियो कोई और आ जाती है, वो दिमाग कहीं और चला जाता है। तो अब हमारा दिमाग भी बेचारा परेशान हो गया कि मैं सोचूं क्या, कि इनके दिमाग में ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिस्पर्शन है। तो इस वजह से कोई पता नहीं, ये ना ये जो कौम या हम चल रहे हैं ना, अब आप देखिए हमारा हाल कैसे है। पूरी दुनिया में इस टाइम ना सुपर पावर माना जाता था अमेरिका को। अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या है, कैसी कैसी बातें करता है, कभी फोकस किए, जो दिल करते बोल जाता है। ये उसका हाल ही हम सब ऐसे हो चुके हैं। रात को सोने से पहले रात को पूरे काबू होकर सोते हैं कि सुबह इतने बजे उठना है, नहीं उठते। कोई एक बंदा मेरे पास आया, होमवर्क नहीं किया हुआ था, मैंने कहा आपने होमवर्क नहीं, कहता सर आपकी वजह से। मैंने कहा मेरी वजह से? कहता आप कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाया करो, सुबह जल्दी उठ जाया करो। कहता एक बात तो मैंने मान ली, रात को जल्दी सो गया। कहता फिर सुबह मैं अपने टाइम पे उठा। तो इसलिए ना अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे बहुत ज्यादा मेंटली तौर पर, लेकिन बेचारा दिमाग भी थोड़ा सा खप गया होगा कि चल क्या रहा है। दिमाग को आराम चाहिए होता है, और हम जब आराम करते हैं ना, जैसे आप पढ़ पढ़ के थक गए हो, अब आराम चाहिए, अब मोबाइल पर रहते तो वो और तप जाता है। जब आराम करो ना, तो उस वक्त आराम का मतलब है कि आपका दिमाग थोड़ा सा डार्क मोड पे जाए, और ये ना कि आप वो ब्राइटनेस कम करके इस्तेमाल करना शुरू कर दो, मतलब उसको सुकून दो, लेकिन नहीं। अच्छा एक सवाल लिखो जरा, इस कौम का क्या हाल होगा कि जिनके जो पीरो मुर्शिद हैं उनका ये हाल है। चले सवाल देखें, आपके पास बैलेंस है, बैलेंस ऑफ फर्नीचर रुपीज 200,000 at 1/1/2020, balance of accumulated depreciation ₹70,000। अब इसका तो पता है ना, ये तो पुराना काम है, 2 लाख के बाद फर्नीचर पड़ा हुआ, 70,000 का डेप्रिशिएट हो चुका है। न्यू फर्नीचर purchased at 1/7/2020 rupees 80,000। फिर एक और फर्नीचर खरीदा आपने 1/4/22 रुपीज 50,000, और एक और फर्नीचर खरीदा 1/10/22 रुपीज 70,000। Rate of depreciation 10%, reducing balance method। हाँ जी लिख लिया। अभी डिस्पोजल के बगैर एक दफा मैं कहता हूं कि आखिर में वो सवाल करवाऊं, फिर घर भेज दूं कहीं इधर ही कोई बेहोश ना हो जाए।
अच्छा सवाल देखें, आपके पास 2 लाख का ब्रॉड ऑन है, 70,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। आपने एक एसेट खरीदा 1720 को, 1422 और 1122। सवाल में पेपर में जो पूछा जा सकता है, या वो इसकी एंट्री पूछेगा, या इसकी बुक वैल्यू पूछेगा, या इसके लेजर्स पूछेगा, इसके एक्सट्रैक्ट पूछ सकता है और डिस्क्लोजर पूछ सकता है। एक्सट्रैक्ट और डिस्क्लोजर से अभी हम दूर हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा है ना, एंट्रीज और लेजर्स, लेजर से ही बुक वैल्यू फाइंड करने का तरीका भी हम सीख चुके हैं, और वर्किंग से भी आप कर सकते हो, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब सबसे पहला हम काम करते हैं, डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं। डेप्रिसिएशन ईयर एंड 31 दिसंबर, क्योंकि अगर 1120 है ना ईयर का स्टार्ट, तो ईयर एंड दिसंबर ही होगा। सवाल लिख लिया सबने? चलिए सवाल अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट करता हूं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन फाइंड करना चाह रहा हूं मैं, डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 20। हाँ जी, सबसे पहला काम क्या करूंगा, ब्रॉड ऑन, क्या माइनस डिस्पोजल भी करूं? डिस्पोजल तो है नहीं, ब्रॉड ऑन और फिर एडिशन। एक और बात बताओ, जो मैं ब्रॉड ऑन करूंगा वो उसकी बुक वैल्यू लूं या कॉस्ट लूं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो डेप्रिसिएशन किस पे लेनी होती है? बुक वैल्यू के ऊपर, WDV के ऊपर। अब आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। बेस्ट तरीका लेजर होता है, लेजर साथ साथ बनाओ अगर आप चाहते होगे उस पे प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट वर्किंग से भी काम हो सकता है। अब यहां पर मैं सारा कुछ फॉर्मेट नहीं लिख रहा, सिर्फ लेजर बनाने लगा हूं। मेरे पास 120 ब्रॉड ऑन कितना था? 2 लाख रुपीज एंड 1000 में लिख दिया। फिर उसके बाद एसिड खरीदा कितने का? 80,000 का। बेचा तो है ही नहीं। क्लोज किया 280 दिसंबर 20 कैरिड ऑन कितना आ गया? इसमें कोई मसला? ब्रॉड ऑन लिखा, एसिड खरीदा तो डेबिट, बेचा है नहीं और कैरिड ऑन आ गया। जो पिछले साल का कैरिड ऑन है वो अगले साल का क्या बनेगा? ब्रॉड ऑन कितना आ रहा है मेरे पास? 280। क्या कोई 2021 में एसिड खरीदा है अदनान? सवाल लिखा है आपने? 2021 में कितने एसिड खरीदे हैं? कोई भी नहीं खरीदा। कोई बेचा हो तो फिर जो ब्रॉड ऑन है वही कैरिड ऑन चला जाएगा। दिसंबर 21 हाँ जी, कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं। उसके बाद पिछले साल का जो कैरी डाउन है वो अगले साल का, ये लेजर अप्रोच के साथ सवाल करवाने लगा हूं कि लेजर के अप्रोच के साथ करोगे तो गलती के चांसेस कम होते, टाइम थोड़ा लग जाएगा। 1122 ब्रॉड ऑन 280। अब क्या लेजर में क्या देखते हैं भाई? कोई खरीदे हैं तो डेबिट, बेचे हैं तो क्रेडिट। देखो जरा सवाल के अंदर कोई खरीदे हैं 2022 में? 2 एसेट खरीदे, एक 50 का और एक 70 का। अभी मैं एडिशन लिख रहा हूं, कैश के नाम से लिख दो। टोटल कितना आ गया? 400। इधर भी 400, इधर भी 400, कैरी डाउन भी 400। ये हमारे पास एसेट का लेजर बन गया बगैर किसी परेशानी के। और साथ लेजर शुरू कर दो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये मेथड आपकी हेल्प करेगा। ब्रॉड ऑन कितना है?
1120 ब्रॉड ऑन कितना 70,000। फिर मैंने लिखना है डेप्रिसिएशन, ऐसा ही है क्या? आपके पास डेप्रिसिएशन है या अभी फाइंड करनी है? तो चले यहां तक हम पहुंच गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं डेप्रिसिएशन। यहां पर देखिएगा जरा, मेरा पहला स्टेप है 1120 ब्रॉड ऑन। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछूंगा कि ब्रॉड ऑन की कॉस्ट लूं या ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ब्रॉड ऑन की कॉस्ट, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू। गॉट इट? अब बुक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ध्यान से सुनना है, डेट आप साथ लिख चुके हो। बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए? 1720 की, सॉरी 1120। ये 7 नहीं, आपका साल का स्टार्ट 1 है। अब ये 1120 की बुक वैल्यू एक तो आपको यहां से मिल सकती है, ये कॉस्ट है, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 1120 है, दोनों को माइनस करें 130,000। दूसरा, अगर आपको यहां से ना मिले तो आपने जाना है अपने लेजर्स के अंदर, दोनों की 1120 की डेट की कॉस्ट, कॉस्ट से कॉस्ट मिल जाएगी कॉस्ट के लेजर से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। जस्ट लाइक जैसे हम कपड़े और जूते खरीदते हैं, जो चीज चाहिए उस लेजर में जाओ। आपको कॉस्ट चाहिए 1120 की, कॉस्ट के लेजर में जाओ, वहां मिल जाएगी। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए 1120 की, वहां से पिक कर। डन। इनको आपस में माइनस करो तो आपके पास ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू आ जाएगी 130,000। 130,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 13। फिर उसके बाद हो गया ब्रॉड ऑन। अब ब्रॉड ऑन में एक ट्विस्ट आ गया, पहले कॉस्ट पे ले लेते थे, अब बुक वैल्यू। स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो कॉस्ट, डब्ल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो बुक वैल्यू। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? एडिशन। है एडिशन कोई 2020 में? किस दिन? 1720 एडिशन। कितना एडिशन है? 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 4,000। तो टोटल हमारी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? खत्म होगी, डेप्रिसिएशन आ गई। ये कहीं चाहिए थी आपको? जाओ जरा वहां पर लिख दो, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई आपकी? 7। अब ये लेजर पूरा हो सकता है, डिस्पोजल तो है नहीं, डेप्रिसिएशन आ गई, इसके अंदर इसके अलावा कोई चीज ही नहीं आती। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर के अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज है, वो बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये दो चीजें, एक डेप्रिसिएशन आती है और एक डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लोज कर दें जी। 70 में से 17 माइनस प्लस किया 87, दोनों साइड का टोटल कितना आएगा? तो दिसंबर 20 का कैरिड ऑन क्या है? 87। ना समझ लगे तो पूछना जरूर है, ये नो कि अगली अटेम्प्ट के लिए पूछना रख लो, इसी अटेम्प्ट में देखो पास करना है आपने। अच्छा हाँ जी, पिछले साल का जो कैरिड ऑन है वो अगले साल का, और अगले साल की डेट क्या बनेगी? 11/21 ब्रॉड ऑन 87। आज जरा यहां तक पहले पहुंच गए हो, आगे बढ़ते हैं। फिर पहुंच गया सारे? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगले साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि अगले साल का लेजर बनाने के लिए यहां डेप्रिसिएशन चाहिए ना हमें, और वो हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं। अगले साल चलते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2020 तरीकाकार बताइएगा जरा। सबसे पहला काम
डेट कौन सी आएगी? 1121। डेट बड़ी जरूरी है। ब्रॉडऑन, बताओ ब्रॉडऑन की कॉस्ट चाहिए या ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू चाहिए? आपके पास बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए? 1121। और बुक वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 1121 कॉस्ट लेजर में से कॉस्ट लेजर पिक कर लो और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो यहां पर देखिएगा, ये आपके पास 1121 280 और यहां पर 1121 87 माइनस करेंगे ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू कितनी? 190 19 मल्टीप्लाइड बाय 10 19,300 आएगा या नहीं? बुक वैल्यू की बात 19,300। फिर क्या इस साल कोई एडिशन है, कोई डिस्पोजल है? खत्म हो गया फिर काम। जाएं जरा लिख दें, क्योंकि एसेट का लेजर आप पहले ही कंप्लीट कर चुके हो तीनों सालों का। यहां पर डेप्रिसिएशन कितनी लिखे? 19.3। क्लोज करेंगे। 87 में 19.3 ऐड कर दो, 106. इधर भी 106.3। हमारा दिसंबर 21 कैरी डाउन कितना आ गया? 106. अब ये पिछले साल का कैरी डाउन है, अगले साल का क्या डेट आएगी? 1122 ब्रॉड 106.3। अब हम पहुंच गए 2022 में। डेप्रिसिएशन फॉर दिसंबर, जवान नजर आ रहा है? डेप्रिसिएशन फॉर दिसंबर 22। तरीका कार वही है। पहला स्टेप ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू चाहिए या ब्रॉड ऑन की कॉस्ट चाहिए? बुक वैल्यू चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे? उस दिन की कॉस्ट माइनस उस दिन की अक्यूमुलेटेड, लेजर्स में पड़ी होती है। हाँ जी, ये आपके पास आ गया 280 और ये आ गया 106। आपको कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए, दिल में कोई शक ना हो कि पता नहीं अब 280 लेना है या 400 लेना है। जब आपको 1122 की वैल्यू चाहिए तो 1122 से ही वैल्यू पिक करनी है। डेट का यही तो मकसद होता है। लोगों ने डेट का मकसद कोई और बना लिया, असल मकसद यही था। चले 1122, हाँ जी 1122 2022 के शुरू में कॉस्ट लेंगे या बीवी लेंगे? लो बीवी। 280 माइनस कितना आ गया? कितना? 173,700। यहां पर तो हम टोटल ले लें ना, मल्टीप्लाइड बाय 10%, 173,700। फिर उसके बाद एडिशन है। पहला एडिशन है 14 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कितना? 3750। फिर एक और एडिशन भी है 11022 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/1
1750। ये आपके पास क्या आ गया भला? डेप्रिसिएशन फॉर द टोटल करिए जरा, 2287। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ। हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन मेरे पास आ गई 228.7 नहीं 28.87 1000 में लिख रहे हैं ना, 22.8 क्लोज कर देंगे। इसमें अब एक चीज रहेगी, डिस्पोजल का चक्कर। हाँ जी, 106.3 में ये प्लस कर दे, कितना आ गया? 129.77 0.1 इधर भी 129.17 और कैरी डाउन आ गया 129. पहले तो ये देखिए, ये तो हमने जो फाइंड किया था ना, बेसिकली किस पर्पस के लिए ये काम किया था कि हमें चाहिए थी ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू। तो 7 लेजर्स हम बना रहे थे, वहां से हमें बुक वैल्यू मिली जा रही थी, क्योंकि वहां से, लेकिन अदरवाइज हम वर्किंग से भी बुक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वर्किंग से बुक वैल्यू फाइंड करने का तरीका भी देख ले। देखिए आपके पास ये जो पहली बुक वैल्यू आई है, ये तो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, 2 लाख माइनस 70,000। फिर अगले साल की बुक वैल्यू जब ये हम लेंगे, जो नेक्स्ट ईयर आप ले रहे हैं 193,000, ये कैसे आएगी? इस बुक वैल्यू में 80,000 ऐड कर दें और 17,000 माइनस कर दें तो 193,000 आ जाए। क्या करते हैं इसके अंदर, और पिछली बुक वैल्यू में इस साल की जो एडिशन है वो प्लस कर दें और डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। एक तरीका। दूसरा आसान तरीका, इससे भी गलती के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। आप लोगों ने इसकी भी बुक वैल्यू फाइंड कर लो, इसकी भी बुक वैल्यू फाइंड करके दोनों को प्लस कर लो, अगले साल की बुक वैल्यू आ जाएगी। एक 30 में से 13 माइनस कर दो, 80 में से 4 माइनस कर दो, दोनों बीवियों को प्लस कर दो। क्या हुआ? 4 भी आएंगी, अभी 2। हम ये एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हैं, ये हम रफ पेज पे करते हैं। रफ पेज, ये सारा रफ पेज पे चल रहा है, क्योंकि जब हमने जो करना होता है ना, वो तो या तो एंट्रीज पास करनी आएगी या लेजर, जब लेजर बनाने आएंगे तो फिर जो रफ नहीं करेंगे लेजर्स, सॉल्यूशन में करेंगे। तो वो जो मर्जी, वो आपको एक्स्ट्रा शीट्स भी मिलती है, 24 पेज पहले होते हैं, फिर उसके बाद आप जितनी मर्जी, वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है पीआरसी की तरह, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितनी मर्जी शीट्स ले। ठीक है, तो वो अगर आप चाहते हो कि आप लोग लेजर्स ना बनाओ, डायरेक्ट अपनी बुक वैल्यू फाइंड हो जाए, तो उसके कई मेथड्स हैं। एक मेथड ये है, इनको अपने कैलकुलेटर पे इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, प्लस कर दो। जरूरत नहीं है, वर्किंग में करना चाहो तो कर सकते, सॉल्यूशन में नहीं। अब आपको अगले साल की बुक वैल्यू चाहिए थी, तो क्या करते? इन दोनों को माइनस कर देते, बस सिंपल, आपके पास यही अमाउंट आ जाती। ठीक होगी बात। और अब अगले साल की जब हमें बुक वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस प्लस। आप कहेंगे सर आप आसान तरीका में क्यों नहीं बता रहे कि इनका टोटल करके सिर्फ ये माइनस कर दे, आंसर फिर भी वही आ रहा है। ये इसलिए नहीं बता रहा, जब डिस्पोजल आएगा ना तो फिर मसला है। तो इसलिए हम काम ही वो करते हैं जो डिस्पोजल पे भी काम चल जाएगा। फिर इसमें फिर फंस जाओगे, फिर आपको प्रॉपर अगर पता होगा तो फिर आप कर जाओगे, और अगर रट्टा लगा के जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाए, क्योंकि ज्यादातर रट्टा लगा के जाते हैं। जितने मर्जी आप कॉन्सेप्ट कहें ना, तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए टाइम चाहिए, तो हम रट्टे वाला कॉन्सेप्ट बनाएंगे जी। है कोई 20 मिनट की एनर्जी अच्छी वाली, वही इसलिए कर, टाइम तो टाइम ही है।
दिमाग में पहले मैं कह रहा हूं 5 बजे रख लो, आज नहीं, वैसे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो हम 6 बजे तक टाइम कर देंगे। अच्छा चले, अभी आपने क्या फरमा रहे हैं, बस ठीक है, अब रहने वाले बनो। हाँ तो लगवा सकते हैं ये, नहीं ये तो नीचे वो उस कैफे से भी मिल जाएगा आपको, जो आपका कैफे है ना उससे ऐसी अच्छी वो मेरा नहीं है। पहली बात तो ये ठीक है, कहते तो मुझे ऐसे कोई भी मसला हो था, कल कुछ सवाल, आप एक सवाल दिया था करने के लिए, चलिए ना लिख लो। मैं तो कहता हूँ क्योंकि सवाल ना कभी आपको क्या कहते तो डेट में मसला है, कभी अमाउंट में मसला है, सवाल लिख ही लो जो आपने घर से करना है। आपने क्या करना है, डेफिनेट फाइंड करनी आ गई ना, उसकी एंट्रीज और लेजर बनाकर आना है, एंट्रीज भी पास करनी है और लेजर। कल फिर डिस्पोजल के साथ काम करेंगे स्टार्ट से ही, ताकि फिर वो प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी डिस्पोजल की। और चलिए अभी तो लिखें, बाद में देखते हैं इसका। हाँ जी, क्वेश्चन लिखेंगे, आपके पास ब्रॉड ऑन है 1,124 रुपीज 800,000, और ये ब्रॉड ऑन है आपके पास कॉस्ट का, ब्रॉड ऑन आपके पास है रुपीज 340,000, ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, न्यू एसेट परचेज्ड एट 1,624 रुपीज 600,000। फिर आपने एक एसेट खरीदा 1,124 रुपीज 500,000। एक आपने एसेट खरीदा 1,325 रुपीज 400,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% reducing balance method, और जो रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर लेजर्स एंड पास जर्नल एंट्रीज। हाँ जी, फॉर द ईयर एंडेड, अगले सवाल में चेंज करने लगा, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 24 and 31st December 25। अच्छा, कोई 4-5 लोग हैं और क्लास के 6-7 भी कह सकते हैं, ये कुछ दिनों बाद कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करें तो परेशानी होना वो नेचुरल है, लेकिन हम कुछ हरकत करेंगे अजीब सी, कोई सीढ़ियों से गिर भी सकता है या कोई ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है, तो परेशान नहीं होना। वो जिन्होंने डिजास्टर ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो कोई इधर उधर गिर रहे हो, पढ़ रहे हो या कोई अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हो तो नॉर्मल होगा। जिन्होंने सीएम में रख लिया है,
अच्छा अगला सवाल लिखिए। ब्रॉड ऑन, अच्छा मैं लिख रहा था, किसी ने कहा था गियर चेंज कर दे, मैंने कर दिया। Asset purchase at 1424 rupees, 200,000, 1125 rupees, 150,000. Rate of depreciation 10% WDV. Requirement है pass journal entries for the year ended June 24 and June 25। तो ये दो सवाल आपने कर लेने हैं और मंडे को आपका टेस्ट होगा, जितना हमने सैटरडे तक पढ़ लिया होगा, ठीक है। और मेरे ख्याल में हर मंडे को टेस्ट कर लेते हैं आप, क्योंकि यही फ्रूटफुल रहेगा इसके लिए, ताकि एक दिन आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपने करनी हुई तो। जी टेस्ट आपके विल भी है, जब मर्जी दे दे, क्योंकि टेस्ट अवेलेबल होगा आपको अपने टाइम के हिसाब से ना, क्योंकि कोई लोग कभी फ्री होते हैं, जिस टाइम भी आप फ्री होंगे तो हो जाएगा।